तो दोस्तों चलिए इन्वायरमेंट की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम लोग देख रहे हैं टारगेट प्रीलिम्स की क्लासेस देख रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आज की क्लास आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में जो कट ऑफ आई है 2019 से 2023 में, उसकी डिस्कस करेंगे। ताकि क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल एग्ज़ाम नज़दीक है तो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। चाहे विजन आईएएस की बात हो, आईएएस बाबा की याद हो, फोरम आईएएस की बात हो, दृष्टि आईएएस की बात हो, तो इसमें क्या हो रहा है लोगों का, इसमें जो है मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इवेल्युएशन करने की ज़रूरत है कि जो कट ऑफ गई है कितनी गई है, और क्या जो है क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से मॉक टेस्ट में खोजी प्रवृत्ति के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इसीलिए आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखना ज़रूरी है और आपको कट ऑफ को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। हमारी ये क्लास आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगी, जो लोग रेगुलर बने होंगे उनके लिए ये पता चल जाएगा धीरे धीरे, जैसे एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन का नेचर उनको पता चल रहा होगा। और इसके अलावा अब कुछ लोग होंगे जिनको फ्री की क्लास समझकर जो है 2-4 मिनट देख लिए, ठीक है, कुछ उन बातें उनके मन की हमने कही नहीं जो उनको अच्छी नहीं लगी तो क्लास बंद कर देते होंगे। तो ऐसे लोगों का भगवान ही भरोसे काम चल सकता है। बहरहाल बात करें क्लासेस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पेज पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कट ऑफ की बात करें उसके पहले आप पता है एपिसोड 5 है 2016 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। और इसमें जो क्वेश्चन होगा एक चार्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमने आपको शॉर्ट फॉर्म आपको सारे टू द पॉइंट टर्मिनोलॉजी इसमें आपको समझने की मिलेगी और हमने समझाया भी है। और इसमें बात करें कट ऑफ की बात करें 2023 की बात करें, 2023 में जो कट ऑफ गया जनरल का ये 75, ठीक है, 75 नंबर गया, 75.41। ठीक है, ओबीसी का 74.75। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। क्वेश्चन लगभग 38 क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है, और ओबीसी की भी लगभग 38, ईडब्ल्यूएस की 35, एससी की 30, ठीक है, एसटी की 24। ध्यान रखिएगा आजकल जो प्रीलिम्स में सबसे बड़ी बाधा है जीएस के छोड़कर सी सेट सबसे बड़ी बाधा हो गई है। ठीक है, मैथ का, रीजनिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का ये सेक्शन जो होता है जो 66 नंबर होता है ये बहुत बड़ी बाधा हो गई है। ठीक है, तो ये आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग इसमें फेल होते हैं। बात करें प्रीलिम्स के कट ऑफ की क्रोनोलॉजी की बात करें 2019 की बात करें, इसमें और जनरल की जो कट ऑफ गई थी लगभग 49 क्वेश्चन की गई थी 100 क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद 2020 में देखेंगे 2020 ओबीसी की बात करें तो 1-2 नंबर इधर उधर रहता है, तो ओवरऑल देखते चलेंगे। तो 20 की बात करें 20 में देखेंगे लगभग ओबीसी की 45 गई थी, 45 क्वेश्चन, और जनरल की 47। यहाँ पर और कैटेगरी दी गई है, इनको आप देख सकते हैं। वहीं 21 की बात करें, 21 में ये जो कट ऑफ गई थी 45 क्वेश्चन गई थी ओबीसी की, और जनरल की 44 क्वेश्चन गई थी। और वहीं अगर 22 की बात करें 44 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन, लेकिन सबसे लोएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी 2023 में। हालांकि जो 2024 का पीटी होगा उसमें आपको ऐसी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। जो कट ऑफ की आशा है उसमें देखेंगे तो इस बार के पेपर में 44 से 45 क्वेश्चंस की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, जो एवरेज चलता आ रहा है 19, 20, 21, 22 में। ठीक है, ये एक ही बार होता है और इस बार तो आपको कट ऑफ देखने को ऐसी नहीं मिलेगी। मेंस की कट ऑफ की बात करें तो मेंस जो है 1750 नंबर का होता है, ये आपको पता है, जिसमें आप देखेंगे पेपर फर्स्ट ए और बी की बात करें 300-300 नंबर का कंपलसरी पेपर होता है। इसके अलावा 7 पेपर होते हैं जो 250 मार्क के 250 मार्क के ईच होते हैं। अगर बात करें उसमें जनरल के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 2019 से लेकर 2023 तक के सारे कट ऑफ दिए गए। जनरल ओबीसी, एसटी ओबीसी, पीडब्ल्यूडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पीटी की। ठीक है, इसमें कुछ चार्ट हम आपको बताएंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये सब इन कोचिंगों का काम है खोजी प्रवृत्ति के क्वेश्चन पूछना। अभी देखिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि 2023 में जो है ट्रेंड चेंज हो गया तो एकदम से अलग आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात करें यूपीएससी की, बात करें 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया जो न्यूज में है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की 2016 में। इसमें पूछा है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान शब्द, ठीक है, ऐसे कीवर्ड पूछे जाते हैं इस, यानी इंटेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित संदर्भों में देखा जाता है। किस संदर्भ में? ऑप्शन 1 युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व से शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा की गई प्रतिज्ञा के लिए। ऑप्शन बी
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना के लिए। ऑप्शन सी, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना के सदस्य देशों द्वारा दी गई पूंजी के संदर्भ में। ऑप्शन डी, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में दुनिया के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना के संदर्भ में। तो अभी हाल फिलहाल में जो कॉप का सम्मेलन हुआ, COP21 हुआ ग्लासगो में, COP26 हुआ 2021 में, उसमें आपने देखा होगा, और ये करंट अफेयर का आपका टॉपिक है और ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं। तो इसमें 2015 में आप देखेंगे तो COP21 हुआ था। COP21 हुआ था कब? 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट। उसमें भी उसी में ये कॉन्सेप्ट आया था कि राष्ट्रीय स्तर पर हर देश अपना अलग अलग जो है कंट्रीब्यूशन जो है देंगे जलवायु परिवर्तन को कम करने, उसके प्रभाव को कम करने में, अपना जो प्लान बनाएंगे अपने देश में ताकि जलवायु परिवर्तन कम हो सके। तो इसी के संदर्भ में ये चीज़ें पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया के देशों द्वारा बनाए गए एक एक्शन प्लान है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो COP21 की बात करें, 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसी में सम्मेलन में ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के माध्यम से अपनी क्षमता के आधार पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर ये वादा किया गया था, ठीक है। लेकिन ये कानून रूप से बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है COP26 ग्लासगो में। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से जलवायु कार्रवाई को मजबूत करने के लिए एक नए वादे किए हैं, ठीक है। तो ये 2015 में वादे किए गए थे जब ये टारगेट आया था, ठीक है। इसमें इमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए अभी 2022 में जो अपडेट किया गया है, इसमें आप देखेंगे 45% जो है 2005 के लेवल से कम किया जाएगा। और इसके नॉन फ्यूल की बात करें, फ्यूल्स की बात करें, तो उसमें देखेंगे 50% कर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की। कार्बन सिंक की बात करें, कार्बन सिंक की जो है 2015 में जो टारगेट था, ठीक है, 2.5 से 3 बिलियन टन की बात करें तो वो अभी सेम है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अदर एनडीसी की बात करें तो अदर एनडीसी में 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट तक बढ़ाना, 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन तक कम करना, और ऑप्शन तीसरा जो है एनडीसी है कि 2007 तक नेट जीरो कार्बन हासिल करना। तो ऐसे ही आपको कुछ, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो कीवर्ड ऐसे आपको ध्यान रखने हैं। बात करें कोचिंग की, तो कोचिंग वाले बहुत खोजी प्रविष्टि से आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो उतना आपको घुसना नहीं है उसमें। बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जरूर देख के जाने हैं। COP26 कहाँ हुआ? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात करें, ग्लासगो में हुआ। COP27 कहाँ हुआ? इजिप्ट 2022 में। 2021 में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है, ग्लासगो में। COP28 कहाँ हुआ? यूएई में हुआ। COP29 कहाँ होगा? तो ये हो जाए अजरबैजान, बाकू में, ठीक है। आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि कैसे हम जो है पेरिस एग्रीमेंट 2015 तक पहुंचे। तो अभी हाल फिलहाल की बात करें तो स्टॉकहोम सम्मेलन के 2022 में, जून 2022 में 50 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग जो है 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये न्यूज में आ जाता है। तो अगर बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन की, तो 5 से 16 जून 1972 को जो है मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं, वो सम्मेलन होता है। इसके परिणाम स्वरूप यूनेप का जन्म होता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि दुनिया में 1972 के पहले, या बात करें 1985 तक, 1972 के पहले भारत में 1985 में, उसके पहले कोई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री थी ही नहीं किसी देश के पास। यानी 1972 तक किसी भी देश के पास कोई पर्यावरण मंत्रालय था ही नहीं, और ना तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कभी इन्वायरमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी। बाद में क्या हुआ? बाद में नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों ने अपने यहाँ पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री स्थापित की गई। 1985 में भारत में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है वन मंत्रालय की स्थापना की गई, और इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण युग की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो ये तो बात है स्टॉकहोम सम्मेलन की। इसके बाद स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, ठीक है। 20वीं वर्षगांठ 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में मनाई जाती है। इसे दूसरे नाम जानते हैं, इसे अर्थ समिट के नाम से जब जानते हैं। इसमें कुछ दस्तावेज प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे इस बार के क्वेश्चन 2016 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और आने वाले सालों में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जैसे एक आता है UNFCCC, यानी जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसके द्वारा जो है, जिस पर साइन किया जिन्होंने, उसको कॉप कहलाया। जो COP26, COP21, कॉप की बात करें, पेरिस एग्रीमेंट होता है, ये इसी के तहत होता है, ठीक है। इसके अलावा CBT दस्तावेज लाया गया है इसमें, जैव विविधता पर कन्वेंशन। इसके अलावा देखेंगे तो रियो अर्थ समिट में 1992 में आप देखेंगे कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन लाया गया। इसी अर्थ समिट में एजेंडा 21 लाया गया। फिर आप देखेंगे फॉरेस्ट प्रिंसिपल की बात की गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अर्थ समिट में आई 1992 में। जहाँ तक बात की कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है
यूएनसीसीडी की बात करें तो यूएनसीसीडी को जो है 1992 में लाया गया, लेकिन अडॉप्ट किया गया 1994 में। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एजेंडा 21 कब लाया गया? एजेंडा 21 1992 में रियो और समिट में लाया गया। इससे क्वेश्चन 2016 में आया, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और बात करें जैव विविधता पर कन्वेंशन की बात करें, 1980 के दशक में इसे तैयार किया गया, लेकिन 1992 में इसे साइन किया गया, ठीक है। इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 21 मार्च 1994 में ये कन्वेंशन होता है, अर्थ समिट का कन्वेंशन होता है। इसमें दस्तावेज प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, यूएनएफसीसी का। 1994 में ये लागू होता है और इस पर 198 देश साइन करते हैं, जिन्हें क्या कहा गया? पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन, यानी कॉप कहा गया। यानी कॉप्स, यहीं से कॉप की प्रतिवर्ष बैठक चालू होती है। और यूएनएफसीसी का यानी CCC का सचिवालय कहाँ? जर्मनी, बॉन में स्थित है। और इसके अलावा कॉप फर्स्ट की बैठक देखें कहाँ होती है? बर्लिन में होती है। क्लाइमेट चेंज के प्रति अकाउंटेबिलिटी जो है तय की जाती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉप होता है कॉप 3 1997 क्योटो, जापान में। ये एक बाध्यकारी समझौता होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसों को कम करने, उत्सर्जन को कम करने के लिए समझौता होता है। लेकिन आप देखेंगे इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन संबंधित नियम वहां पर नहीं बनते हैं, ठीक है। और कॉप 3 में ही कॉप पार्ट जो जितने लोगों ने कॉप पर साइन किया था, ये या एक क्या है? बाध्यकारी समझौता हो जाता है। इसके बाद कॉप 7 होता है माराकेश, मोरक्को में। इस पर क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित विस्तृत नियम बनाए जाते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन 2016 में उठाया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित विस्तृत नियम की बात किया गया, जिसमें आप देखेंगे कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही जाती है। इसमें सदस्य देशों को 3 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, एनेक्स फर्स्ट में, एनेक्स 2 में, नॉन एनेक्स देशों में। तो ये सब आपने पढ़ा होगा, तो ये क्रोनोलॉजी मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी में आता है इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग की, कार्बन मार्केट की बात की जाती है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आता है, यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में ही ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो कब लागू होता है? 16 फरवरी 2005 को लागू होता है। इसके बाद आप देखेंगे कॉप 13 की बैठक होती है बाली में, इंडोनेशिया में। इसमें सरकारों से कहा जाता है, विश्व के सरकारों से कहा जाता है कि आप अपनी योजनाओं को 5 कैटेगरी में वर्गीकृत कीजिए, जिसमें आपके शेयर्ड विजन होंगे, मिटिगेशन का मतलब सभी को कन्वेंशन के अनुसार अपने देश के कार्यक्रमों और पॉलिसी को तैयार करना, ताकि वातावरण पर ग्रीन हाउस गैस में कमी लाई जा सके। इसके अलावा एडप्टेशन की बात की जा सके, एडाप्टेशन की बात की गई, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने के लिए क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात किया, ताकि जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। फाइनेंसिंग यानी फाइनेंस की बात किया, जिनको विकासशील देशों को फाइनेंस की जरूरत है। ये सब बातें की गई, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कॉप 13 के बाद ही 2008 में भारत ने 8 जो है राष्ट्रीय मिशन लाए क्लाइमेट चेंज को प्रभाव को कम करने के लिए, जिसमें 3 मिटिगेशन संबंधित अपनाए गए, और उसके अलावा बचे जो 5 थे उनको जो एडाप्टेशन के द्वारा जो है क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम किया गया। जिसमें आप देखेंगे नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी मिशन, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन, ये सारे जो है मिशन लाए गए। इसको आपको ध्यान रखना है कि 2008 में ये मिशन आया, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी अगर आप लोग समझे रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है 2018 में पूछा गया है दोस्तों। इसमें पूछा है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा की गई पहल है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2016 में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। अब UNCCC द्वारा 2015 में ये पेरिस एग्रीमेंट में ही आप देखेंगे कॉप 21 में ये लाया गया था। तो इसमें क्या था, ये UNFCCC द्वारा सचिवालय द्वारा ये चीज़ें लाई गई थी। मोमेंटम चेंज फॉर क्लाइमेट नाउ यानी जलवायु तटस्थता के 3 चरण की प्रक्रिया से बताई गई, जिसमें व्यक्तियों, कंपनियों, सरकारों को कार्बन फुटप्रिंट को मापना, जितना संभव हो सके उतना उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए UNCCD से ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, ठीक है। इसमें पूछा मौसमी कल से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का महत्व क्या है, यानी UNCCD की बात कर रहा है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहा है। तो जहाँ तक बात करें UNCCD की बात करें तो इसका उद्देश्य अभिनव राष्ट्रीय कार्यक्रमों और सहायक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई को बढ़ावा देना है। और जहाँ तक बात करें UNCCD की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा कि दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। हालांकि ऑप्शन 3 की बात करें या मौसमी से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को प्रतिबद्ध करना, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे 1 और 3 सही हो जाएगा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, जिसपे विशेष ध्यान देने की बात की गई, ठीक है। तो UNCCD के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, जो 1994 में स्थापित किया गया।
पर्यावरण और विकास को अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ा एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह विशेष रूप से शुष्क भूमियों, शुष्क अर्ध शुष्क, शुष्क उप आद्र क्षेत्रों में कुछ पारस जो सुभेद्य पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ पर लोग पाए जा सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो इनका काम क्या है, जो जितने डेजर्ट वाले लैंड है उनको आप देखेंगे उनकी स्थिति को सुधार करना, भूमि की मृदा उर्वरता को बनाए रखना, उनका पुनर्भरण करना, सूखे प्रभाव को कम करने के लिए मिलकर कार्य करना, ये सारी चीज़ें आपको यूएनसीसीडी में देखने को मिलेगी। और देखेंगे तो ये 2 अभिसमयों के साथ मिलकर कार्य करता है, सीबीडी के साथ और यूएनएफसीसीसी के साथ। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यूएनएफसीसीसी और यूएनसीसीडी का सचिवालय कहाँ है, जर्मनी बॉन में स्थित है। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी है। अगर दोस्तों जैव विविधता पर कन्वेंशन की बात करें, जैसा कि हमने बताया कि 1994 में अर्थ समिट होती 1992 में अर्थ समिट होती है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो जैव विविधता पर संरक्षण के लिए कानून रूप से बाध्यकारी संधि है, 1993 में लागू होती है। अब इसमें आपको और क्या ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य क्या, जलवायु परिवर्तन पर वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के समान जैव विविधता के नुकसान को रोकने और प्रतिपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करना। सीबीडी का सचिवालय कहाँ, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, 2000 में बायो सेफ्टी पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस संबंधित है, मिलान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों की जैव विविधता की रक्षा करना चाहता है, ठीक है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें बता रहे हैं। इसके अलावा इसमें आपको क्या था, नगोया प्रोटोकॉल भी किस संबंधित है, नगोया प्रोटोकॉल भी जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। यानी नगोया प्रोटोकॉल की बात करें तो 2014 में लागू हुआ, 2010 में अपनाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या, अनुवांशिक संसाधनों पर पहुंच और उनके उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को उचित न्यायसंगत साझा कर हेतु क्या हो, नगोया प्रोटोकॉल अपनाया गया, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी। आईची टारगेट भी किस संबंधित है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए यही क्वेश्चन जो हमने बताया है उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें देखिए क्या पूछा है, कभी कभी समाचारों में आने वाले शब्द, उनकी उत्पत्ति, एनेक्स फर्स्ट, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती यानी सर्टिफिकेट इमिशन रिड्यूस, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अभी मैंने इसमें आपको दिखाया था कि यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित क्या है, एनेक्स फर्स्ट देश है, यानी सदस्य देशों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में। और इसके यहाँ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अपनाया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और कार्टागोना प्रोटोकॉल किस संबंधित है, कार्टागोना और नगोया ये जैव विविधता के संरक्षण संबंधित है। यानी कहने का मतलब इसमें ऑप्शन 3 यानी सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, सब अप्लाइड चीज़ें रहती हैं। यानी कहने का मतलब ये मेरा जो चार्ट बनाया मैंने, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, इससे पूछा है भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में आपको ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवासों से मिलने की सबसे अधिक संभावना है, ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। तो इसमें देखिए हॉर्नबिल आपको जहां मिलेगा, ना तो गुजरात के दलदल मिलेगा, जम्मू कश्मीर में भी नहीं मिलेगा, उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में भी नहीं मिलेगा। ये हॉर्नबिल आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा। दूसरा आप देखेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा भारत में, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करें भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती है। 4 जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती है, जिसमें भारतीय ग्रे हॉर्नबिल हो जाता है, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो जाता है, मालाबार पाइड हॉर्नबिल हो जाता है। व्यापक रूप से पाया जाने वाला ग्रेट हॉर्नबिल आपको अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी भी है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो रफ नेक्ड हॉर्नबिल आपको देखेंगे, ऑर्नेस्ट ब्राउन हॉर्नबिल आपको देखने को मिलेगा, जो आपको पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, ठीक है। भारत में हॉर्नबिल एक ऐसी प्रजाति है जो नारकोंडम हॉर्नबिल के नाम से आपको देखने को मिलेगी, जिनकी संख्या बहुत कम है। जो केवल आपको कहाँ मिलेगी, नारकोंडम हॉर्नबिल आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम आइलैंड पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत माइन्यूट चीज़ें आपको ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं जो न्यूज़ में है वो चीज़ देखनी है। टेस्ट सीरीज का आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपके नहीं होंगे जीएस, बस आप सीसेट पे फोकस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। और करंट अफेयर पढ़िए तो पीवाईक्यू को ध्यान में रख के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कैसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन है, ठीक है। अभी हमने आपको कुछ बताया था जो आपको याद भी होगा कि मैंने बताया था कि
भारत सरकार ने COP13 के बाद 2007 के बाद 2008 में अपना नेशनल एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 8 नेशनल एक्शन प्लान लाया था, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर 7वां एक्शन प्लान है नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। ठीक है, इसको अपनाकर जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 20 फरवरी 2014 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य आप देखेंगे तो वनावरण को बढ़ाना है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत करना, ये तो कतई नहीं है। ठीक है, मतलब इसका कोई संपर्क ही नहीं है। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो इसका जो है हट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा, अनुकूलन समन उपायों के संयोजन से वन क्षेत्रों को बहाल करना, बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन को जवाब देना, यानी उसके प्रति जवाबदेही तय करना, इसको अपनाकर। तो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में आपको यहीं से उत्तर मिल जाएगा। नेशनल ग्रीन फॉर इंडिया की बात कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म एक इंटीग्रेटेड रणनीति बनाने की बात करता है नेशनल एक्शन प्लान। तो इसमें देखेंगे क्या सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए इस बार भी न्यूज़ था, खराई ऊँट की बात करें, खराई ऊँट इस बार भी न्यूज़ था। 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में क्या खासियत है। ठीक है, यह समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, या मैंग्रोव को जो है खाकर जीवित रहते हैं। ऑप्शन 3, यह जंगल में रहता है और इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि अभी रिसेंट में ही न्यूज़ में था, क्योंकि गुजरात के कच्छ जिले में खारे दलदल में ये पाए जाने वाले ऊँट की एक दुर्लभ नस्ल है। ठीक है, और CAG ने जो है अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे CAG ने जो है और इसके बारे में जो है सरकार को, यानी गुजरात सरकार को इसे संरक्षित करने की बात की गई है। उसे बचाने के लिए, खराई ऊँट को बचाने के लिए मैंग्रोव को संरक्षित करने की बात की गई है। तो खराई की बात करें तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और आप देखेंगे ये गुजरात के कच्छ में देखेंगे तो ये समुद्र में कई 3 किलोमीटर ये तैर सकते हैं और मैंग्रोव को खाकर ये जीवित रहते हैं। एक दूसरी बात करें तो ये पालतू जानवर भी होते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 3 जो है गलत हो जाएगा, ये पालतू भी होते हैं। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और ये न्यूज़ आप देखेंगे 29 मार्च 2023 की है। ठीक है, CAG के रिपोर्ट के अनुसार CAG ने पाया कि 17 हेक्टेयर जो है मैंग्रोव नष्ट हो गए हैं कच्छ जिले में। ठीक है, इसीलिए जो है उन्होंने सरकार से मैंग्रोव वन को बचाने की बात कही है। अगर भारत में मैंग्रोव स्थित की बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की 2021 के अनुसार देखेंगे तो भारत में मैंग्रोव आवरण की बात करें तो जो कुल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। पश्चिम बंगाल की बात करें, सुंदरवन डेल्टा की बात करें, सबसे बड़ा मैंग्रोव रीजन है। उसके बाद देखेंगे जो विश्व धरोहर स्थल भी है। उसके बाद आपकी बात करें तो सुंदरबन के बाद आप अंडमान, गुजरात का कच्छ, जामनगर क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा आपको क्या मैंग्रोव रीजन देखने को मिलेंगे। तो मैंग्रोव एरिया कहाँ कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आपको देख लेना है कौन कौन सी जगह पर स्थित है। इससे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें पूछा हम हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और विशिष्ट प्रजाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर है। इसका फल का गूदा नारंगी रंग का होता है। भारत का किस हिस्से में पाया जाता है। अब इस क्वेश्चन को डालने का मेरा एक ही रीज़न था कि कोई नई नस्ल खोई जाती है तो उसकी लोकेशन से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर अर्थशास्त्र यानी TEEB की बात कर रहा है, नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1, यह यूनेप, IMF और विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित एक पहल है। ऑप्शन 2, यह वैश्विक पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों पर ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। ऑप्शन 3, यह एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो निर्णायकर्ताओं को पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के मूल्य को पहचानने, प्रदर्शित करने, समझने में मदद कर सकता है। ठीक है, आपको सही उत्तर आपको बताना है। इसमें देखिए पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता अर्थशास्त्र की बात करें, ये देखेंगे CBD कार्यक्रमों और विशेष रूप से मूल्यांकन पर इसके कार्य को लागू करने का महत्वपूर्ण भागीदार है। CBD की बात करें 2007 में जर्मनी के पोट्सडैम में पर्यावरण मंत्रियों के G8 बैठक की शुरू की गई, जिसमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल को यूरोपीय आयोग, जर्मनी, UK, नॉर्वे, नीदरलैंड और स्वीडन में फाइनेंस किया गया। ठीक है, यूनेप द्वारा अपनी हरित इकोनॉमी की पहल के एक भाग के रूप में इसे चालू किया गया। इसका उद्देश्य जैव विविधता के वैश्विक आर्थिक लाभ को ध्यान आकर्षित करना है। जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की
बढ़ती लागत को उजागर करना है और व्यवहारिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान, अर्थशास्त्र और नीति क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ एक साथ लाना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, हालांकि इसमें देखेंगे 2 और 3 जो है सही, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। अब जहां तक यूनेप की बात है, तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है, आपके टेस्ट सीरीज में ये देखा होगा और हर जगह पूछा जाता है कि यूनेप द्वारा प्रमुख, यानी यूनेप ने बहुत सारे प्रमुख जो है बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते करवाए हैं, जिसमें देखेंगे कुल 15 पर्यावरणीय समझौते हुए हैं यूनेप के तत्वाधान में। सबसे पहला आप देखेंगे तो साइट्स का समझौता हुआ यूनेप के तत्वाधान में 1973 में। इसके बाद आप देखेंगे साइट्स जो होता है वो वन्य जीवों और वनस्पतियों के संकट प्रजातियां जो है उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन है। इसके बाद दूसरा कन्वेंशन होता है बॉन कन्वेंशन, ठीक है, 1979 में, CMS जिसे कहते हैं, यानी वन्य जीवों और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन है। इसके बाद तीसरा कन्वेंशन जो होता है, तीसरा यूनेप के तहत बहुपक्षीय समझौता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण पर हुआ था। चौथे कन्वेंशन की बात करें तो बेसल कन्वेंशन, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मिलान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 1989 में हुआ था। ये देखेंगे, इसमें देखेंगे खतरनाक जो अवशिष्ट होते हैं उनकी सीमा पार जो है आवाजाही को नियंत्रण करने के लिए, उनके निपटान करने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। पांचवा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होता है जैव विविधता पर कन्वेंशन, 1992 में हुआ था, जिसके बारे में हम लोग अभी हाल ही में पढ़ा, ठीक है, इसी लेक्चर में। और रॉटरडम कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, 1998 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के देखेंगे कुछ खतरनाक जो रसायन है, कीटनाशक हैं, उनको जो है अगर आपको ट्रेड करना है तो उसकी पूर्व सूची सहमत प्रक्रिया संबंधित जो है ये कन्वेंशन है। और इसके अलावा देखेंगे एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन, 2001 में हुआ था, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर एक कन्वेंशन है। आठवां इंपॉर्टेंट कन्वेंशन की बात करें, मिनीमाटा कन्वेंशन 2013 में हुआ था, पारा पर, ठीक है, मरकरी पारा पर कन्वेंशन हुआ था। तो ये 15 पर्यावरणीय समझौतों में 8 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा है 2015 में पूछा गया REDD प्लस और REDD के बारे में। आप देखेंगे रिड्यूसिंग इमिशन की बात कर रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहा है। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, संयुक्त राष्ट्र के जो REDD प्लस कार्यक्रम का उचित डिजाइन और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण योगदान से दे सकता है, किसमें, जैव विविधता की सुरक्षा में, वन पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलेपन में, गरीबी को कम करने में। तो आपको बताना यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम है, ठीक है, रिड्यूसिंग इमिशन डिफॉरेस्टेशन संबंधित, वो किस में योगदान दे सकता है, जैव विविधता की सुरक्षा संबंधित में, और इसके अलावा देखेंगे वन पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन में, ठीक है, गरीबी को कम करने में। तो आप देखेंगे जहाँ तक बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो ये प्रोग्राम है REDD प्लस जो है ये तीनों में योगदान करता है। अगर बात करें दोस्तों तो रिड्यूसिंग इमिशन की बात करें, डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो वनों की कटाई, वन निम्नीकरण करके उत्सर्जन को कम करना, संरक्षण करना, वनों के और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, विकासशील देशों में आप देखेंगे कार्बन वन स्टॉक को बढ़ावा देना, ठीक है, को पहली बार 2005 में UNFCCC के तहत वार्ता के जरिए जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों को संवर्धित वन प्रबंधन के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के शुद्ध उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, ठीक है। यह जो REDD प्लस की धारणा है यह इस पर आधारित है कि विकासशील की गई और इससे जलवायु परिवर्तन में तीव्र वृद्धि हुई है, ठीक है, विकास के दौरान, और इससे वनों की कटाई भी हुई है। तो इसी के दौरान आप देखेंगे ये कार्यक्रम लाया गया कि उचित कार्रवाई के दौरान जो है डिफॉरेस्टेशन को कम किया जा सके, ठीक है, जैव विविधता का ह्रास को रोका जा सके, गरीबी को कम किया जा सके, सामाजिक मानकों में सुधार हो सके, वन के इकोसिस्टम में जो है आप देखेंगे सुधार हो सके। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपने 2 वर्ड सुना होगा, एक तो होता है यूनाइटेड नेशन का REDD प्लस, ठीक है, और दूसरा होगा यूनाइटेड नेशन का REDD, ठीक है। ये जो यूनाइटेड नेशन का है वो जो कंट्री होती हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, ताकि जो ये UNCCC के द्वारा जो फाइनेंस होता है डिफॉरेस्टेशन को कम करने के जो विकासशील देशों को उपलब्ध करवाया जाता है, तो वो ये बिल्डिंग यानी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है ताकि वो इस क्राइटेरिया को पा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है और एक ही बार ऐसा क्वेश्चन आया है, तो ऐसा कुछ न्यूज में रहा कर तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर बात करें ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल की बात करें, इसमें ABCD में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात करें तो आप देखेंगे
इसमें जो ऑप्शन सही होगा, यह सरकार और व्यापार जगत के नेताओं के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को समझने, मात्रा निर्धारित करने, प्रबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखा उपकरण है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले ग्रीन हाउस गैस लेखांकन मानकों की आपूर्ति करता है। और ये क्या करता है, ये मंच प्रदान करता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के रिपोर्टिंग, जो मानक दुनिया की लगभग हर कॉर्पोरेट एजेंसी रिपोर्ट कार्यक्रम के लेखांकन का मंच प्रदान करता है। ठीक है, और आप देखेंगे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच 20 साल की साझेदारी पर आधारित है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल सरकारों, उद्योग संघ, सरकारों, एनजीओ, व्यवसाय, अन्य संगठनों को साथ काम करता है। ठीक है, और अपने मानकों उपकरणों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, दोनों लैंग्वेज आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात हो रही है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम लोग देख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या है, कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी मात्रा में आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैस की मात्रा जो है 56% के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद मीथेन, फिर CFC, ओजोन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कहने का मतलब कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC11। ठीक है, जो ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा बात करें तो आपसे पूछा जाए कि नेचुरल जो प्राथमिक गैसें हैं उसमें जो है प्रमुख जो है नेचुरल गैस कौन सी है, तो प्रमुख नेचुरल गैस आपको ध्यान रखना है, मीथेन जो है वो प्रमुख जो है नेचुरल गैस है। उसके बाद नाइट्रोजन, फिर एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है कंपोनेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा जो है 97% जो है आपको कंसंट्रेशन मिलेगा मीथेन का। और सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन किस के क्षेत्र में आप देखेंगे, चावल की खेती से सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है, राइस कल्टीवेशन से, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा कभी कभी समाचारों में आने वाले एजेंडा 21, अभी हमने बात की थी एजेंडा 21 की। ठीक है, कहाँ पर, अर्थ समिट में 1992 में, जी हमने बताया था। ठीक है, 5 दस्तावेज थे, उसमें एक था एजेंडा 21। यह सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। इसकी शुरुआत 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी। तो ये 2002 में नहीं हुई थी, ये 1992 में हुई थी। इसमें आपको अभी मैंने बताया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉकहोम के 50 साल पूरे हो गए हैं, और यहाँ पर आएंगे एजेंडा 21 आपको देखने को मिलेगा रियो अर्थ समिट में 1992 में। ठीक है, बाकी इन सब के बारे में हमने बात कर चुके हैं, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, गाडगिल समिति रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, किससे संबंधित है, संवैधानिक सुधार से, गंगा कार्य योजना से, नदियों को जोड़ने से, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो ये क्वेश्चन पहली बार नहीं पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है गाडगिल समिति, कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, गाडगिल समिति की स्थापना फरवरी 2010 में की गई। उस टाइम के पर्यावरण मंत्री थे जयराम रमेश, उनकी अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, उन्होंने गाडगिल समिति की स्थापना की थी। इसके अलावा बात करें, उसके बाद कस्तूरी रंगन समिति की स्थापना की गई 2011 में। देखेंगे तो इस समिति ने रिपोर्ट तैयार किया, बाकी चीज़ें इसमें डिटेल में दी गई हैं, तो आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में किस पर आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं, छत के पंखे में, इलेक्ट्रॉनिक गीजर में, ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप में। ठीक है, तो इस तरीके का आपके पास कोई फ्रिज हो या पंखा हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, तो आप देखेंगे पीई का स्टार लेवल आपको मिलेगा। यानी जितने अधिक स्टार उतना एनर्जी एफिशिएंसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, उतना ही आपको ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन की मात्रा आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी मोर स्टार मोर सेविंग। ठीक है, तो ये लेवल आपको सारी चीज़ों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, छत के पंखे पर, इलेक्ट्रॉनिक गीजर पर, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट पर। अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की बात करें, इसकी स्थापना 2002 में की गई थी, 1 मार्च 2002 को। देखेंगे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत की गई है। ठीक है, पीई का मिशन है भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की बढ़ती मांग को कम करने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ ऊर्जा दक्षता के लिए नीतियां को विकसित करना। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो न्यूज में था, क्योंकि आप देखेंगे 22वां स्थापना दिवस हाल ही में जो है मनाया गया। ठीक है, और भारत में विद्युतीकरण, डिकार्बनाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण, ये इसका थीम था। और इसके साथ ही राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसमें आप देखेंगे
प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य समूह में देखेंगे, समूह फर्स्ट में आप देखेंगे, कर्नाटक समूह फर्स्ट में आता है, समूह सेकंड में आंध्र प्रदेश, थर्ड में असम, चंडीगढ़ फोर्थ समूह में आता है। ठीक है, यहाँ पर और सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको आपको देख लेनी है। और राजस्थान में की बात करें, राजस्थान में स्कोर में काफ़ी गिरावट देखी गई, जिसका प्रमुख कारण था रिपोर्ट में डेटा की कमी। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसमें पूछा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया। ऑप्शन 2, गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की है, ये कब लॉन्च किया गया। तो आप देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है COP21, ठीक है, 2015 में पेरिस में, ये फ्रांस और भारत के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में 198 सदस्य हैं, तो 198 सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 116 सदस्य देश हैं, जिसमें 94 पूर्ण सदस्य हैं। ठीक है, पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक अनुसमर्थन दिया है। ठीक है, इसकी संकल्पना 2015 में COP21 में इसकी बात हम कर ही चुके हैं। अगर वहीं यूएन की बात की तो यूएन में 193 सदस्य देश हैं, सॉरी मैंने 198 बताया, तो यूएन में 193 सदस्य देश हैं। और यूएन की प्रमुख अंग की बात करें, यूएन जनरल असेंबली होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, जस्टिस काउंसिल हो गई, और इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गए, सचिवालय होगा, सुरक्षा परिषद। इन छह की स्थापना आप देखेंगे, इन 6 अंग की स्थापना ही यूएन के साथ 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क का मुख्यालय यूएसए में है, सॉरी संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया, देखिए ये भी पेरिस एग्रीमेंट से पूछा गया है। 2015 में, 2016 में ये क्वेश्चन आया, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, COP21 हुआ था। तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो पेरिस एग्रीमेंट के निम्नलिखित में क्या कथन सही है। तो पेरिस एग्रीमेंट में आपको पता है कि इसमें लिखा ऑप्शन 1 में समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के हस्ताक्षर किए थे और यह 2017 तक लागू होना था। ये बात गलत है। विकासशील देशों ने ग्लोबल वार्मिंग की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों की मदद के लिए 2020 में प्रतिवर्ष $1000 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जाहिर की। ये भी बात गलत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 सही है कि समझौते का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करना, ताकि सदी के अंत तक औसत वैश्विक उत्सर्जन में 2 डिग्री सेल्सियस या पूर्व औद्योगिक स्तर में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो। इसमें केवल ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इसको आपको देख लेना है। और वर्तमान में पेरिस में देखेंगे 197 देश शामिल हैं। सीरिया जो है इसमें आखिरी देश है, और जबकि आप देखेंगे रूस, तुर्की और ईरान जैसे कुछ प्रमुख देश हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए पेरिस एग्रीमेंट में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। 16 में क्या पूछा है, अब देखिए उसी चार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सतत विकास लक्ष्यों में पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम नामक एक वैश्विक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें कह रहा है 1972 में क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तावित किया गया सबसे पहले। इसमें दूसरा ऑप्शन है सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक हासिल करना है, यानी SDG गोल आप सुनते होंगे 30, तो 30 का मतलब 2030 तक। इसमें ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट जो है गलत है। क्यों गलत है? क्लब ऑफ रोम ने पहली बार 1968 में आप देखेंगे अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी। जहाँ तक बात करें SDG की उत्पत्ति की बात करें, 2012 में रियो डे जेनेरियो में सतत विकास पर सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। यानी 2012 के पहले क्या था, MDG चल रहा था। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2000 से 2015 तक आप देखेंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहा था। इसके बाद 2015 में अवधि पूरी होती है। 2015 के बाद आप देखेंगे SDG 2030 अपनाई जाती है, जिसमें 17 गोल अपनाए जाते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए मूल्य की गणना के सामान्यतः निम्नलिखित में वायुमंडलीय गैसों में किस पर विचार किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो आप जो शहर में रहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं, उसमें कौन कौन सी गैसें शामिल की गई है, तो उसमें आपको ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं शामिल किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको नेचुरल रूप में देखने को मिलेगी। मीथेन भी नहीं शामिल किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहा है, मीथेन देखेंगे ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे एयर क्वालिटी को प्रभावित नहीं कर रहा है। जो इंडेक्स में 8 गैसें शामिल की गई, इसमें देखेंगे
PM10, PM2 पार्टिकल मैटर की बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, और आप देखेंगे अमोनिया, लेड, ये गैसें शामिल की गई हैं। तो इसमें 1 और 5 एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ पर 1 5 हो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा ऑप्शन बी, 2 3 4 सही है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट, यानी जो डायरेक्ट नेचुरल सोर्स से निकलते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं, चिमनियों से निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पीएम पार्टिकल की बात कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, मोस्ट हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट इमिशन होता है। सेकेंडरी जो पोल्यूटेंट होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें, जैसे अगर बात करें अमोनिया की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, तो ऐसे जो आपको देखने को मिले वो इनडायरेक्ट होते हैं, यानी प्राइमरी से जो है वो रिएक्शन करके बनते हैं, ठीक है। और इफेक्ट अगर बात करें, प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली आप देखेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के देखेंगे तो वो डायरेक्ट जो है इफेक्ट डालते हैं, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जबकि प्राइमरी पोल्यूटेंट अनस्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से इस चार्ट से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कोशिश की है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें टॉपिक है वो हमने कवर करवा दिया है। और इसी के साथ जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं एपिसोड 6 में, तब तक आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।